वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एनालिसिस करते हैं आज के एडिटोरियल्स का मेरे यानी जतिन वर्मा के साथ। तो पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कल से एडिटोरियल एनालिसिस का जहां तक सवाल है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, आप अनअकैडमी पे जतिन वर्मा सर्च करके जतिन वर्मा की प्रोफाइल के अंदर पा सकते हैं। तो यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ जो न्यूज एनालिसिस है, डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का, आप यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहेगा। जो एडिटोरियल एनालिसिस है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में, अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल के अंदर आप पा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके आप जतिन वर्मा सर्च करें, फॉलो कर दें। जो भी लेक्चर्स मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे आपको अलर्ट वहां पे आ जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पे जतिन वर्मा नाम से जो चल रहा है यूट्यूब चैनल, इस पे मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, पॉलिसी एनालिसिस एज इट इज जो भी मेरे को अपलोड करना रहेगा, एमसीक्यूज वगैरह, वो करते रहूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं आज के एडिटोरियल्स पे। ये देखिए, ये जो आर्टिकल है एड्रेसिंग द कोर्ट विद इन, ये आर्टिकल हम थ्रेड वे में आज डिस्कस करेंगे। एक नए डायमेंशन से इसे देखेंगे, कैसे समझना है इसे। एन अपॉर्चुनिटी ब्रिंग ड्रेन्ड अवे, तो ये थोड़ा फैक्चुअल है। जो जो डिटेल जिसमें थी पॉइंट्स फॉर्म में मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए, तो इसे भी स्टडी कर सकते हैं। अब रूहानीज मोमेंट, ये जो ईरान में इलेक्शन हुआ है, जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, वो दोबारा जीत के आए हैं। तो उनकी जो जीत के पीछे जो पहलू हैं, अब उनके लिए क्या क्या और जिम्मेवारियां हैं, चुनौतियां हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है कोल कुमीपेंस, ये बेसिकली डील कर रहा है कि 1993 से जो कोयले का आवंटन किया गया था, जो मतलब इनको कोल की जो साइट्स हैं, कोल माइनिंग जो साइट्स हैं, उन्हें एलोकेट किया गया था प्राइवेट कोल माइनिंग के लिए। क्या था कि अभी तक आपने लास्ट मंथ अप्रैल में देखा होगा कि अब तक कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली थी जहां तक कोल माइनिंग का सवाल है। तो उस मोनोपोली को अभी ब्रेक किया गया है और प्राइवेट प्लेयर्स को एक मतलब ये पॉलिसी के अंतर्गत कोल ब्लॉक्स देने की बात करी गई है। तो उसके चलते पहले भी ऐसी एक पॉलिसी बनाई गई थी 1993 में कि सिर्फ CIL इतना ज़्यादा कोयला खनन नहीं कर पा रहा था, तो क्या किया गया था, प्राइवेट प्लेयर्स को, जिनको कि कोयला चाहिए होता है, मान लीजिए किसी भी उत्पादन करने के लिए उन्हें हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी के लिए उन्हें कोयले के खनन जो मतलब माइनिंग जो राइट्स थे, वो प्राइवेट ब्लॉक्स दे दिए जाते थे। उन्हें कहा जाता है इंग्लिश में कैप्टिव कोल माइनिंग ब्लॉक्स। तो ये कैप्टिव कोल माइनिंग ब्लॉक्स 1993 से एक पॉलिसी के अंतर्गत दिए जा रहे थे, लेकिन पॉलिसी जो भी थी उस पॉलिसी का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। लेकिन मतलब जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने पॉलिसी के अंतर्गत जो भी गाइडलाइंस थी उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ये कोल ब्लॉक्स जो है एलोकेट कर दिए। जिसका जो मन किया उसने वो किया, जो भी कोल सेक्रेटरी थे उन्होंने वो सब किया। उसके चलते करप्शन होने लगा कि अगर कोई पॉलिसी नहीं होगी, पॉलिसी क्या करती है, आपको दिशा निर्देश देती है, डायरेक्टिव्स देती है कि यदि कोई कोयला मतलब मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो उसे कारण बताना पड़ेगा कि उसे कोयला क्यों चाहिए है। तो अगर बिजली उत्पादन कंपनी है तो समझ में आता है कि बिजली उत्पादन कंपनी को कोयला बिजली पैदा करने के लिए चाहिए। लेकिन इन केसेस में क्या किया गया था कि कोयला उत्पादन के माइनिंग्स जो है, खनन के जो राइट्स हैं, वो कपड़ा बनाने वाली कंपनी को भी दे दिए गए। और कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने जो 2500 करोड़ में जो कोल माइनिंग ब्लॉक मान लीजिए अगर खरीदा एग्जाम्पल के तौर पे, वो 4000 करोड़ का 15 दिन में बेच दिया। क्यों? क्योंकि ये कोल जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है उसके लिंक्स थे सरकारी गलियारों में। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स को, लिंक्स को का इस्तेमाल करते हुए 2500 करोड़ में जो लिया, ठीक 15 दिन बाद ही, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उसे 4000 करोड़ में किसी और कंपनी को बेच दिया जिसका कि बिजली उत्पादन का काम था। तो ये चीज़ मतलब समझ में नहीं आई ना कोर्ट को ना CBI को। इसके चलते अब जो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ चार्जशीट किया गया। अब उन्हें कटघरे के पीछे भेज दिया गया है, मतलब जेल भेज दिया गया है। तो ये सब पॉलिसी के लेकुने की बात करी गई है कि पहली बार इस कोल स्कैम केस में ऐसा हुआ है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को सजा होने जा रही है। पहले जो सजा दी गई वो व्यापारियों को दी गई, पहली बार किसी इतने बड़े अधिकारी को कोल स्कैम का जहां तक सवाल है ये सजा दी जा रही है। तो ये काफी सारे एलिगेशंस के बाद फाइनली 3 जॉइंट सेक्रेटरी, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी, उनको जेल भेजा गया है। तो ये CBI कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, इसके अधीन ये भेजा गया है। तो चलिए आगे रुक करते हैं, ये यहीं पे इतना सा ही था। अब इसमें से यदि आपको ये अप्लाई करना हो कि ये कौन से पेपर के लिए रेलेवेंट है, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस एक टॉपिक है आपका GS पेपर 2 में, पॉलिटी का, ठीक है। तो उसके अंतर्गत प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी में आप ये यूज कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि कैसे गवर्नेंस को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, CBI कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ये लैंडमार्क जजमेंट के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी, पॉलिसी का कारण क्या होता है, पॉलिसी बनाने का पीछे कारण यही है कि सब कुछ
एक मापदंड जो स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट किया गया है उसके अधीन सब काम किया जाए। लेकिन जब पॉलिसी को ही तवज्जो ना देके कोई सरकारी अधिकारी यदि ऐसा करते रहते हैं तो क्या हुआ, करप्शन और ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस ये इस केस में देखने को आए। आगे बढ़ते हैं। लीड आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस अभी तक जो लोग थोड़े अनअटेंटिव थे वो थोड़ा अटेंटिव हो जाएं। डिस्पेलिंग ओल्ड कंसर्न्स। देखिए अब राइटर का प्राइमरी कंसर्न यहाँ पे ये है आईसीजे की रूलिंग। इनका मतलब है एड्रेसिंग द कोर्ट विद इन। ये कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में ही एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जनता की जो अदालत है। जनता के आक्रोश के चलते हम कुछ ऐसे पहलू, हम कुछ ऐसे हमारी सरकार ऐसा रुख अपना लेती है इंटरनेशनल गलियारों में, इंटरनेशनल कोर्ट में, कि इंटरनेशनल लॉ को इवॉल्व नहीं होने दिया जा रहा। इंटरनेशनल लॉ अगर इवॉल्व भी हो गई है, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब पाकिस्तान के आगे दो रास्ते हैं, या तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो प्रोविजनल जो जजमेंट आई है, जो अभी कहते हैं कि जैसे इंटरिम जो जजमेंट आई है, उसके अंतर्गत उस कोर्ट ने ये कहा है आईसीजे ने कि अभी जब तक जजमेंट फाइनल नहीं आ जाती तब तक कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इनका कहना यह है कि पाकिस्तान के आगे सबसे पहला कारण तो ये है कि ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या इंडिया अपने, अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, अ कोर्ट विद इन की, जैसे हमने देखा अभी निर्भया केस वाले में, या हमने जो इटालियन मरीन का जो मामला था, इटालियन मरीन क्या थे, ये एक शिप से जा रहे थे, अगर लेमैन्स लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, इन्होंने पायरेट समझते हुए एक मछुआरे को इंडियन कोस्ट मतलब तमिलनाडु या केरला के एक मछुआरे को, टू बी प्रिसाइज केरला के एक मछुआरे को इन्होंने मार दिया। उसका केस इंडिया में चलता रहा। तो वहां पे जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज थी, UNCLOS इसे बोला जाता है, तो इस लॉ के अंतर्गत ये मामला चलना चाहिए था और ये सब होना चाहिए था। लेकिन ये मामला इंडियन जुडिशरी में चलता रहा। हमने कहा कि इन्हें वापस भेजा जाए। हमारी जनता में इतना ज़्यादा आक्रोश हो गया कि इंडिया भी उस टाइम सेम वैसे कगार पे था जैसा कि इस टाइम पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जनता का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको लागू करने में नाकाम साबित हो रही थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन्हें भेजा जाए। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उन्हें इटली में भेजा जाए और वो इटली वापस जाके आएंगे। उसके बाद जो हुआ वो आपके रेलेवेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये डोमेस्टिक प्रेशर, चाहे वो USA है, चाहे इंडिया है, ये पाकिस्तान है, चाहे जो इंटरनल कोर्ट है, एड्रेसिंग द कोर्ट विद इन कई बार इंटरनेशनल कोर्ट से ज़्यादा जरूरी बन जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। Despite consistent empirical evidence which shows that international law positively influences the state behavior, कि मतलब जो स्टेट का जो बिहेवियर है, हमारी जो कंट्री है, इंडिया का जो बिहेवियर है यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, या फिर ये कह लो कि UNHRC में, वो बिहेवियर जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो पॉजिटिवली उसे इम्पैक्ट करती है। जैसे मैंने आपको इटली वाला केस बताया, फाइनली हमारी जो अदालत थी सुप्रीम कोर्ट, उसने भी ये कहा कि नहीं, आप इसको इन इटालियन मरीन्स को इनकी कंट्री में वापस भेजिए एज पर UNCLOS। तो ये कुछ डिटेल जो है आपके लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कन्वीनियंस के लिए ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे भी पॉजिटिवली ये बिहेवियर को, स्टेट का जो बिहेवियर है, स्टेट के 3 अंग होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। यदि इन 3 अंगों में से किसी पे भी सकारात्मक दबाव पड़ता है इंटरनेशनल लॉ का, तो उसे स्टेट का बिहेवियर ही माना जाएगा। तो इस केस में जुडिशरी पे दबाव पड़ा इंटरनेशनल लॉ का, तो जुडिशरी ने उन्हें जाने दिया। इंडियाज चॉइस ऑफ द ICJ एज लेजिटिमेट साइट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि कई गलियारों में ऑपोजिशन ने भी ये कहा है कि ICJ में इंडिया को नहीं जाना चाहिए था कुलभूषण जाधव के मुद्दे को लेके, क्योंकि यदि इंडिया ऐसा करता है तो कल को पाकिस्तान कश्मीर का मामला भी ICJ के समक्ष ले जा सकता है, तो उसके लिए इंडिया को दिक्कत हो जाएगी। इवन इफ इट वाज बॉर्न आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, तो हमारे आत्महित में था ये। कैन हेल्प डिस्पेल सम ऑफ द एज ओल्ड कंसर्न्स। तो ये कह रहे हैं इसको तो, चॉइस को तो आप थोड़ा साइड पे रखिए। अभी ये कहते हैं कि काफ़ी सारी जो आशंकाएं हैं, जो पुराने कंसर्न्स चलते आ रहे हैं कि इंडिया को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, वो सारे भ्रम जो हैं अभी वो क्लियर हो जाएंगे। कैसे, आगे देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जो हमारा, हमें कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे स्टैंड लेने को मजबूर कर देता है कि इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। यदि डेवलपमेंट हो पा रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। तो इस आर्टिकल के थोड़ा सा बियॉन्ड जाना चाहूँगा आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करने के लिए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेशनल लॉ थी या नहीं थी,
लेकिन यूएसए के लोग थे, यूएसए ने इन्हें वापस नहीं भेजा। यूनियन कार्बाइड कंपनी जो भी थी, उन्होंने इन्हें वापस नहीं भेजा। तो हमारा कहना यहाँ पे ये है कि ये दोनों तरफ से ये कसूरवार है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ एक तो ये है कि क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लॉ पे दबाव डाले, या इंटरनेशनल लॉ जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे दबाव डाले। तो WTO के केस में जो नेगोशिएशंस हम देखते हैं, FDI रिटेल में, FDI एग्रीकल्चर में, तो ये एरो इस तरफ है। मतलब इंटरनेशनलिज्म जो है, अंतरराष्ट्रीयवाद जो है, ग्लोबलाइजेशन जो है, वो इस पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे दबाव डाल रहा है। और इस केस में देखें, इंटरनेशनल लॉ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जहां तक पॉलिटिक्स के मामले हैं, जैसे श्रीलंका में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मामला था, तो इंडिया का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, तमिलनाडु की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसके कहने पे यूपीए सरकार ने अपना जो अंतरराष्ट्रीय रुख अपनाया वो तमिलनाडु श्रीलंका के खिलाफ उठाया। तो इंटरनेशनल लॉ के एक तरह से मतलब हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है वो इससे अफेक्ट हुए। अब तीसरा एरो जो है वो ये कहता है कि ये दोनों टू एंड फ्रो चलने चाहिए, मतलब एक कभी उस तरफ और कभी इस तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एड्रेसिंग द कोर्ट विद इन जो इसका टाइटल है वो इसीलिए है, विद इन जो एक कोर्ट है, जो हमारे बीच में जनता मीडिया की जो चलाई गई कचहरी है, वो कई बार इसको अफेक्ट करती है, वो अच्छे के लिए भी इफेक्ट करती है। जैसे किसानों के मुद्दे हैं, लेबर राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं। जैसे मान लो कि कैलाश सत्यार्थी जी को एक नोबेल प्राइज मिला, तो एक वे से इंटरनेशनलिज्म का ही वो पहलू उसे कहा जा सकता है, यदि आप ऐसे लिख रहे हो कि इंटरनेशनलिज्म कैसे हमें अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही उन्हें अवार्ड मिला तो भारतीय सरकार पे दबाव बनने लग गया कि अब हमें चाइल्ड राइट्स के लिए कुछ करना होगा। आपने 2016 में देखा कि कैसे चाइल्ड राइट्स बिल लाया गया, कैसे चाइल्ड के मुद्दे को एक अहम मुद्दा बना दिया गया। तो 2-3 साल लगे भले ही उन्हें अवार्ड मिलने के, नोबेल प्राइज मिलने के बाद, लेकिन इंटरनेशनलिज्म यहाँ पे अफेक्ट करने लगा। सो बिग कंट्रीज ऑल्सो नीड टू शेयर देयर बर्डन। अब हम यूएसए को देखते हैं, यूएसए ना तो क्योटो प्रोटोकॉल में पार्टी था, ना और अंतरराष्ट्रीय जो अग्रीमेंट्स हैं अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहा। तो हमारा कहना यह है, यदि अंतरराष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म आपको लेके आना है, तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेवारी पुख्ता रूप से लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो इंडिया जैसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेते हैं, उन पे ही सारा दबाव डाल दिया जाए। तो ये टू वे प्रोसेस है। तो आगे चलते हैं, राइटर्स सेंट्रल कंसर्न। अब यहाँ पे जो अहम मुद्दा है, राइटर जिसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं इंडिया मस्ट टेक ऑन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट्स चॉइस। मतलब अब इंडिया ने जो ये ऑप्शन चूज किया है आईसीजे में जाने का, उसके चलते इंडिया को आंतरिक स्तर पे थोड़ी और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, टू शो अस, वर्ल्ड को, संसार को, और हमें ये दिखाने के लिए दैट इट पोजेसेस द मॉरल अथॉरिटी टू चार्ज अदर नेशंस विद अ ब्रीच ऑफ लॉ। कि अब हमने पाकिस्तान के खिलाफ तो मामला लॉन्च कर दिया, क्या हम अपने आंतरिक स्तर पे ये मॉरल अथॉरिटी हमारी सरकार लेने को तैयार है? जब हमारी कंट्रीज में रोहिंग्यास जैसे रिफ्यूजी आते हैं, तो ऐसे मामलों में क्या हमारी सरकार कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं। टू अचीव दिस वी मस्ट ड्राइव द इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स ग्रेटर डोमेस्टिक कंप्लायंस विद इट्स ओन ऑब्लिगेशंस। अब इसे अचीव करने के लिए हमें भारतीय सरकार को, हमने पब्लिक डिस्कोर्स जो है, मीडिया में जो डिबेट्स चलती हैं, उसे इस रूप में चलाना होगा कि भारतीय सरकार को आंतरिक स्तर पे ज़्यादा इससे कंप्लाई करना चाहिए। मतलब अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जिम्मेवारियां हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए अंडर बोथ ट्रीटी, चाहे वो ट्रीटी में हो चाहे वो कस्टमरी लॉ में हो। टू डेमोन्स्ट्रेट, ये दिखाने के लिए हमारा जो सेंस ऑफ कॉन्शियंस है वो एकदम सही है, स्टर्ड बाय मैंडेट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। हमारा जो कॉन्शियंस है वो भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मैंडेट्स हैं, जो कानून बने हुए हैं, उसके द्वारा हम भी विचलित होते हैं, हम भी उनको कंप्लाई करना चाहते हैं। व्हाट शुड इंडियन गवर्नमेंट डू? तो इसको करने के लिए, ये तो समझ आ गया कि ये करना चाहिए, इसको करने के लिए अब करें क्या सरकार? आगे देखते हैं। फर्स्ट, दो लेट्स कंसीडर द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डिस्प्यूट एज दे आर। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये जो कुलभूषण जाधव वाला मुद्दा है, पाकिस्तान और इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आगे कैसे रखा है। Although India and Pakistan disagree over the precise nature of who Mr. Jadhav is, पाकिस्तान ये कहता है कि एक स्पाई हैं, इंडियन स्पाई हैं, जो पाकिस्तान पे जासूसी कर रहे थे, और इंडिया कहता है कि नहीं, वो एक नॉर्मल मतलब सिपाही हैं जो कि ईरान में जो छबार पोर्ट इंडिया बना रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए वो वहां गए थे। तो ये मुद्दा है। एंड वेयर ही वॉज अरेस्टेड, द क्रक्स ऑफ इंडियाज केस which Pakistan has not particularly disputed on facts is this, that Mr. Jadhav was denied consular access। तो ये कॉन्सुलर एक्सेस क्या होता है? जो भारतीय दूतावास है उनसे यदि हमारा कोई भी नागरिक किसी भी कंट्री में अरेस्ट किया जाता है तो भारतीय दूतावास से उन्हें मिलने के पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन।
तो वियना कन्वेंशन के अंदर ये अधिकार दिए जाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये अधिकार उन्हें नहीं दिए। तो इस मामले पे दोनों कंट्रीज जो है वो अग्री कर रही हैं कि हाँ ठीक है, ये बात तो बिल्कुल मतलब दोनों कंट्रीज अग्री कर रही हैं। पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि हाँ हमने कुलभूषण जाधव जी को ये एक्सेस नहीं दिया। तो ये चीज़ है। पाकिस्तान क्लेम्स दैट दीज एक्शंस डू नॉट ब्रीच द वियना कन्वेंशन। पाकिस्तान का ये कहना है कि यदि हमने दूतावास के अफसरों से इन्हें नहीं मिलने दिया तो पाकिस्तान के ये जो मतलब कारनामे हैं ये वियना कन्वेंशन का किसी भी तरह से उल्लंघना नहीं करते। एज जादव वाज इन्वॉल्व इन एस्पायोनेज एंड साबोटाज, मतलब क्योंकि जादव जो है जासूसी कर रहे थे कंट्री पे, और कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है पाकिस्तान का, उसके अंतर्गत अगर उन्हें कॉन्सुलेट से नहीं मिलने दिया गया, भारतीय कॉन्सुलेट से, भारतीय दूतावास के अधिकारियों से नहीं मिलने दिया गया, तो इसमें वियना कन्वेंशन की कोई भी उल्लंघना नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का कहना यह है कि वियना कन्वेंशन में एक प्रावधान है कि नेशनल सिक्योरिटी को यदि किसी कंट्री की खतरा है, यदि कोई टेररिस्ट उसमें पकड़ा जाता है तो उससे उस कंट्री के लोगों से मतलब दूतावास से नहीं मिलने दिया जाएगा। टू दिस एंड इंडिया हैज सॉट अमंग अदर थिंग्स एंड ऑर्डर, मतलब आईसीजे से ये ऑर्डर की अपील करी है दैट वुड डिक्लेयर द सेंटेंस ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट एज वायलेटिंग आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन विच दी बोथ कंट्रीज एज ए पार्टी आर बाउंड बाय। तो आर्टिकल 36 है, ये 36 का आंकड़ा है दोनों कंट्रीज में, इसीलिए आप याद रख लो कि 36 आर्टिकल है जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाए कुलभूषण जाधव जी को। ठीक है, तो इंडिया ने ये कहा है कि एक ऑर्डर आप पास करें आईसीजे जिसके अंतर्गत कि ये वॉयलेट आर्टिकल, जो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट की जो जजमेंट है उसे ये माना जाए कि आर्टिकल 36 की उल्लंघना कर रही है वियना कन्वेंशन की, क्योंकि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 से दोनों कंट्रीज को लागू करना होगा अपनी अपनी कंट्री में। दिस प्रोविजन डिफाइंस द राइट्स ग्रांटेड टू कॉन्सुलर ऑफिशियल्स। जो आर्टिकल 36 है राइट्स की बात करता है, अधिकार जो कॉन्सुलर ऑफिशियल्स को दिए गए हैं, यदि कोई आदमी अरेस्ट किया जाता है तो उसे मिलने देने की इजाज़त होनी चाहिए। स्पेसिफिकली इट अकॉर्ड्स अ प्रिविलेज टू ऑफिशियल्स to not only freely communicate with any national of its state detained in the other country but also rights of visiting the detained individual and arranging for legal representation if the detainee so desires। अब ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सिर्फ ये नहीं है कि मतलब उन्हें खुल के बात करने दी जाए, और ये तो है ही है, और उसके अलावा क्या है, यदि डिटेनू मतलब जो जिसे मतलब जेल में बंद कर दिया गया है, अगर यदि वो ये चाहता है कि उसे वकील की ज़रूरत है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तानी कोर्ट में, तो उसे वकील भी मुहैया कराने के पूरे अधिकार इन ऑफिशियल्स को होने चाहिए। इट इज़ इंडियाज़ केस दैट दीज प्रिविलेजेस वर डिनाइड टू इट, मतलब ये प्रिविलेजेस हैं ये ऑफिशियल्स को जो दी गई हैं, इंडिया ने ये कहा है कि हमें ये प्रिविलेजेस नहीं दी गई। पाकिस्तान का ये आरोप है कि कन्वेंशंस प्रिविलेजेस, मतलब वियना कन्वेंशन की जो प्रिविलेजेस हैं वर नॉट ओनली इनएप्लीकेबल, कि वो इस केस में लागू ही नहीं होती, बट दैट द आईसीजे इन एनी इवेंट लैक्स द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट। पहला कहना है ये है पाकिस्तान का कि पहले तो ये आईसीजे मतलब जो कन्वेंशन के प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, वो लागू ही नहीं होते। दूसरी बात, आईसीजे की कोई मतलब कार्यक श्रेणी में ये नहीं आता कि वो ज्यूरिसडिक्शन में इन मुद्दों को लेके आए। कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन, अब कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन है आईसीजे की, कैसे है? ऑर्डिनरीली द रोल्स बिटवीन नेशंस कैन बी टेकन टू द वर्ल्ड कोर्ट ओनली इफ बोथ द पार्टीज कंसेंट टू द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। अब मतलब दोनों कंट्रीज जो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उनमें जब तक दोनों देश अग्री नहीं करते, राजी नहीं होते, तब तक ऐसे मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जाए जाते। लेकिन ये जो कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक प्रावधान है स्पेशल। इन दिस केस हाउएवर इंडिया रिलाइज ऑन आर्टिकल 36 क्लॉज 1 ऑफ द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट माने कानून, जो बना हुआ है कानून आईसीजे के लिए, which accords to the court the power to decide disputes arising out of treaties or conventions that specifically vest the court with compulsory jurisdiction। तो आर्टिकल 36 क्लॉज एक ये कहता है कि मतलब भले ही दोनों कंट्रीज अग्री ना कर रही हूँ, कोर्ट अपने संज्ञान में यदि कोई एक पार्टी, जैसे कि इंडिया भी अगर मुद्दा ले जाता है तो कोर्ट अपने संज्ञान में उस मुद्दे को ले सकता है, भले बावजूद इस बात के कि पाकिस्तान अग्री नहीं कर रहा। द वियना कन्वेंशन थ्रू एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल that both India and Pakistan are signatories to is one such agreement। तो ये एक आर्टिकल वियना कन्वेंशन का है, ये भी एक एक्सेप्शन है कि दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान ने यदि उस समझौते पे आईसीजे की जो कानून बना हुआ है ऑप्शनल प्रोटोकॉल पे साइन कर रखे हैं, तो अब कोर्ट अपने आप से ये मामला संज्ञान में लेके इस पे कार्रवाई कर सकता है, पाकिस्तान भले ही रोता रहे तो रोता रहे।
आईसीजे इन द पिक्चर, प्रीवियस इंस्टांसेस ऑफ कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। तो इंडिया ने ये दो मामले दर्शाए वहां पे कोर्ट के समक्ष कि ICJ हैज एट लीस्ट इन 2 नोटेबल इंस्टेंसेस, पहले 2 केसेस में भी ऐसा हो चुका है कि आर्टिकल 36 क्लॉज 1 के अंतर्गत ब्रीचेस जहां पे किए गए वियना कन्वेंशन के। In 2001, the court ruled that United States has violated its obligation to Germany in denying the consular access to Lagrand brothers. तो ये Lagrand brothers जो थे citizens of Germany थे, who had been convicted and sentenced to death in the state of Arizona. तो USA की जो state है Arizona, वहाँ पे इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो Lagrand brothers का मामला जर्मनी ने जब ICJ के समक्ष रखा तो आईसीजे ने ये कहा कि इनको कॉन्सुलर एक्सेस, जो दूतावास को मिलने देने के अधिकार थे, लैग्रैंड ब्रदर्स को नहीं दिए गए जर्मन दूतावास से मिलने के। इसी के चलते ये कन्विक्शन जो है, जो उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसे रद्द किया जाए। सिमिलरली अवीना केस हुआ था 2004 में, वो भी यूएसए में ही हुआ। यूएसए ने फिर दोबारा से अपनी मतलब फेल हो गया इस वियना कन्वेंशन की जो प्रावधान है उनसे अपनी डोमेस्टिक लॉ को मिलाने में। तो यहाँ के जो प्रावधान थे इनको ये कहा गया। मैक्सिकन नेशनल्स के मामले में भी ऐसा ही हुआ। द कोर्ट हेयर डायरेक्टेड द यूएस टू रिव्यू एंड रिकंसीडर इट्स कन्विक्शंस एंड सेंटेंसेस। तो जो सजा सुनाई गई है यूएसए को ये कहा गया कि आप इन्हें दोबारा से एक बार अच्छे से इसे पढ़ें अपनी जजमेंट्स को और उस हिसाब से आप फैसला लें इन अ मैनर दैट वुड टेक इनटू अकाउंट द ब्रीचेस मेड ऑफ द ट्रीटी। तो जो भी उल्लंघना करी गई है इस ट्रीटी की उसको संज्ञान में लेते हुए आप इन कन्विक्शंस को, जो सजा सुनाई गई है, जो सेंटेंस सुनाए गए हैं कोर्ट द्वारा, उसके प्रिज्म के थ्रू, उसके दृष्टिकोण के थ्रू इसे मापा जाए, नापा तोला जाए, उसके बाद में इन पे कोई कार्रवाई करी जाए। मैटर्स पेंडिंग बिफोर द आईसीजे। पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट हैज रेजिस्टेड द रेफरेंस टू लैग्रैंड एंड अवीना ऑन 2 ग्राउंड्स। अब पाकिस्तान ने, जैसे कोर्ट में कार्रवाई होती है दलील पे दलील, उधर काउंटर जो दलील आई है पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि ये 2 कंट्रीज आर गवर्न्ड बाय अ 2008 बायलैटरल अग्रीमेंट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक आपसी समझौता है on consular access which effectively exempts Pakistan from its obligation। तो ऐसा होता है दोस्तों कि यदि 2 कंट्रीज के बीच में कोई आपसी समझौता होता है और इधर दूसरी तरफ दोनों कंट्रीज ने कोई आईसीजे या कोई और ऐसे चार्टर पे साइन कर रखे होते हैं कि यदि दोनों कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होगी तो वो दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान यहाँ जाएंगे, ठीक है। यदि कोई बायलैटरल ट्रीटी होती है तो उसे ज़्यादा स्पेशल माना जाता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है पाकिस्तान कि यहाँ ना जाने की बजाय हम यहाँ पे फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मल्टीलैटरल हो गया, ये तो सब कंट्रीज के लिए एक जैसा मतलब प्रावधान रखा गया है। तो यदि दोनों कंट्रीज ने कोई बायलैटरल समझौता करा है, आपसी समझौता करा है, तो वो ये माना जाता है कि वो उसे ओवरराइड करते हुए आईसीजे में मामला ना जाते हुए आपसी वार्तालाप से सुलझाया जाएगा। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाह रहा है? यदि पाकिस्तान अब आईसीजे के ऑर्डर्स की उल्लंघना भी करेगा तो पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय गलियारों में उसका क्रिटिसिज्म ना हो, उसकी आलोचना ना हो, क्योंकि वो ये दिखा देगा कि हमने तो एक आपसी समझौता जो था, बायलैटरल अग्रीमेंट था, उसके अंतर्गत कुलभूषण जाधव को सजा सुनाई है। इट क्लेम्स दैट 2 कंट्रीज आर गवर्न्ड बाय दिस थिंग। तो इसी के चलते तो ये चीज है। मोर ओमिनसली हाउएवर it argues that Vienna Convention does not apply when a person has been detained for offenses involving espionage। जब कोई जासूसी के कारणों से किसी को पकड़ा गया है, जासूसी के बिना पर किसी को अरेस्ट किया गया है, तो उस केसेस में वियना कन्वेंशन नहीं आती, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो ज़्यादा तवज्जो उसको दी जानी चाहिए बजाय इसके कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो ये 2 पहलू अपना के पाकिस्तान अपना मामला रख रहा है। अभी के लिए कोर्ट ने ये कहा है कि ये मामला उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उसके कार्यक्षेत्र में आता है। अभी के लिए जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती पाकिस्तान इस पर कोई कार्रवाई ना करे। तो ये दोनों मामले अभी कोर्ट अपने संज्ञान में लेगा, लेकिन अभी प्रोविजनल जजमेंट कोर्ट ने ये दे दिया है। द पर्टिनेंट क्वेश्चन फॉर नाउ, अभी के लिए अहम मुद्दा ये है, विल पाकिस्तान ओबे प्रोविजनल ऑर्डर्स ऑफ द आईसीजे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी उल्लंघना करते हुए वो कुलभूषण जाधव को कोई हानि पहुंचा सकता है पाकिस्तान का मतलब जो प्रशासन है। विच एवर वे द आईसीजेस डिसीजन माइट इवेंचुअली गो, कि किसी भी दिशा में अभी जा सकता है, अभी फाइनल जजमेंट तो आया नहीं है। क्रिटिकल क्वेश्चन ये है फॉर नाउ दो रिमेन्स दिस, विल पाकिस्तान ओबे द कोर्ट्स प्रोविजनल मेजर्स, शुड इट चूज टू इग्नोर द ऑर्डर्स। अगर पाकिस्तान ऐसा चूज करता है कि मतलब इग्नोर कर देता है ऑर्डर्स को, तो पाकिस्तान अमेरिका की दिशा में जा रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका ने भी आफ्टर ऑल वेंट अहेड इन एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ द लाग्रैंड ब्रदर्स। तो यूएसए ने भी ऐसा किया था, लाग्रैंड ब्रदर्स को जो जर्मन के जो नागरिक थे
उनमें से एक भाई को, एक बंधु को सजा सुना के फांसी पे लटका दिया गया था। तो बावजूद इसके कि आईसीजे ने ये कहा था, इस ऐसा करने से मना किया था, प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम कैरिंग आउट द डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो ये पेंडिंग द फाइनल एडजुडिकेशन। अल्टीमेटली इन 2005 द यूएस विड्रू द ऑल टुगेदर फ्रॉम ऑप्शनल प्रोटोकॉल। फाइनली यूएस ने अपनी धौंस दिखाते हुए इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल से ही अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया, बाहर कर लिया, इस समझौते से ही अपने आप को तोड़ लिया। विच ग्रांट्स द आईसीजे द कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। जैसा कि हमने देखा कि अब कंपल्सरी, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन मामला आता ही आता है ओवर क्लेम्स मेड अंडर द वियना कन्वेंशन। तो यूएसए ने, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज का है, जैसे WTO नेगोशिएशंस हैं, यूएसए अपनी धौंस दिखाता है कि अमीर कंट्री है, विकसित देश है, तो इन नेगोशिएशंस में जो भी अपनी जिम्मेदारी बनती है उसका पूरी तरह से पालन नहीं करता। वैसे ही इस मामले में भी अपना नेशनल सिक्योरिटी का ब्यौरा देते हुए, हवाला देते हुए, इन लैग्रैंड ब्रदर्स में से एक बंधु को फांसी पे लटका दिया, इंटरनेशनल लॉ को दरकिनार करते हुए। तो ये था व्हेन वी सी नेकेड एक्सप्रेशन ऑफ पावर। तो जब हम ऐसी धज्जियां उड़ते हुए देखते हैं कानून की, तो क्या होता है, इट्स इजी टू कंक्लूड दैट इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट्स इन वैक्यूटी, कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, ये सिर्फ हवा में ही उड़ रहे हैं। दैट इट्स प्रिंसिपल्स आर नॉट मेयरली फ्लॉड बट दैट दे आर ऑल्सो लॉ ओनली इन देयर नेम। तो ये सिर्फ नाम से एक रह गए हैं, सिर्फ नाम के लिए ये कानून है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो आदर्श हैं कानून के, वो सिर्फ फ्लॉड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री विकसित देशों के वो थोड़ा फेवर में है और जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंडिया जैसी, उनके खिलाफ जाते हैं, बट ये कानून ही सिर्फ नाम के बन के रह गए हैं। हाउएवर वी कैन स्टिल सी द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स एज अ टनल। तो हम इसे गुफा की तरह देख सकते हैं जिसमें से कि थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है। इवन इफ पाकिस्तान वर टू डिसरिगार्ड द आईसीजे's ऑर्डर, द केस शोज अस दैट देयर डू एग्जिस्ट concrete sources, a treaty in this case, Vienna Convention or treaty, which impose an ethical duty on nation states to follow the rule of law. अगर पाकिस्तान इसका डिसरिगार्ड भी करता है, उल्लंघना भी करता है आईसीजे के ऑर्डर की, तो ये केस हमें ये दर्शाता है कि एटलीस्ट एक बिनाह पर ही पाकिस्तान इसकी उल्लंघना कर रहा है आईसीजे के ऑर्डर की। क्या है? ट्रीटी, जो 2008 में दोनों देशों के केस में साइन करी गई। दोनों देशों ने बायलैटरली आपसी समझौता साइन करा। ऐसा नहीं है कि बिना किसी बिना के पाकिस्तान ऐसा करने जा रहा है। तो ये कहना ये है कि यदि आप नहीं पढ़ते हो तो कोई एक्सक्यूज दे देते हो, कोई एक बहाना अच्छा सा ढूंढ लेते हो कि बीमार हूं, या ये आ गया था, या बर्थडे आ गया था किसी का, तो एटलीस्ट एक बहाना तो है कि आप नहीं पढ़ रहे हो। तो वो बहाना कल को आपको अपनी नजरों में गिरने नहीं देता। वैसे ही ये बहाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गिरने नहीं दे रहा। बस इतनी सी बात है। वी मस्ट देयरफॉर यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू शन स्केप्टिसिज्म। अब हम आशंका ना व्यक्त करें, हम इस अपॉर्चुनिटी को, ये जो अवधि है कि पाकिस्तान इसकी पालना कर रहा है या उल्लंघना कर रहा है, तो उल्लंघना भी कर रहा है तो ट्रीटी उसके पास में है, उसी के चलते ही उल्लंघना कर रहा है, ठीक है। एंड अपील टू आवर फाइनेस्ट सेंस ऑफ कॉन्शियंस दैट वी कैन ओनली डू दिस बाय रेजिस्टिंग अ पुश फॉर ग्रेटर गवर्नमेंटल फ्रीडम एट द डोमेस्टिक लेवल। हम कैसे इसको इसको संज्ञान में ले सकते हैं या इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं इंटरनेशनल लॉ को। राइटर देखिए ये कहना चाह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून है ना, वो बनने चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की पावर्स क्या है, उसमें अंतरराष्ट्रीयवाद अगर नहीं होगा, इंटरनेशनलिज्म अगर नहीं होगा, तो क्या होगा? तो ऐसे धज्जियां उड़ाई जाएंगी, एक कंट्री दूसरे कंट्री के हकों की पालना नहीं करेगी, तो और क्या होगा? जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, साउथ चाइना सी में ये बवाल जो करे रखे है, यूएनसी, LOS, तो जो कंट्रीज की जो अवमानना का जो लेवल है ना, स्तर, वो बढ़ जाएगा। इसीलिए इंडिया को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अब इंडिया कैसे अपनी जिम्मेवारी लेगा? We must do this by resisting a push for greater governmental control at domestic level, which invariably tends to carry itself into the sphere of international relations. जैसे हमने, अगर आप लोग थोड़ा सा इटालियन मरीन वाला मुद्दा पढ़ना, तो जो इटालियन कैप्टन थे शिप के और जो उनके साथ में को कैप्टन थे, जो भी थे, उनको हमने ये कहा कि इन्हें केरला के कोर्ट में ही ट्राई किया जाए क्योंकि इन्होंने हमारे एक मछुआरे को मारा है। तो जब हम ऐसा प्रेशर सरकार पे दबाव बनाते हैं, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी जो बाधाएं हैं, अपने जो एग्रीमेंट जो साइन कर रखे हैं, उनको दरकिनार करते हुए डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर को ज़्यादा तवज्जो देने लगती है, जिसके चलते क्या होता है कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय लॉ को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए, कस्टमरी रिफ्यूजी लॉ के लिए, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जाएगी।
तो ये कहना है राइटर का। कमेंट है वेस्ट वाटर पे, देखिए ये वेस्ट वाटर पे इन्होंने छोटा सा आर्टिकल लिखा है, ईच ईयर अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ वाटर इज हाईलाइटेड वाइल ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे। मार्च 22 को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो इस साल का थीम था वो था वेस्ट वाटर। डेफिनेशन क्या है वेस्ट वाटर की, अगर प्रीलिम्स में पूछी जाती है, वेस्ट वाटर एज एनी वाटर दैट हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड इन क्वालिटी बाय एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंसेस। एंथ्रोपोजेनिक मतलब समाज, ये सब जो हम लोग करते रहते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो ये सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ही कही जाती हैं। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इन द रीसेंट डेकेड्स पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सेलरेटेड अर्बनाइजेशन, तीव्र गति से जो बढ़ रही है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हो रहा है, ये सब कारण है। एंड द ओवरऑल पॉल्यूशन लोड बीइंग जनरेटेड, तो पॉल्यूशन का जो लोड बढ़ते जा रहा है। मोस्ट ऑफ आर फ्रेश वाटर सोर्सेज, फ्रेश वाटर क्या होता है, जो बर्फ पिघल के जो पहाड़ियों से पानी गिरता है ना, झरनों से, वो फ्रेश वाटर सोर्सेज आर अंडर थ्रेट। रिजल्ट क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो हमने देख लिया, डेफिनेशन। अब रिजल्ट, व्हेन पब्लिक अवेयरनेस ऑफ पॉल्यूशन इज लिमिटेड, हमें पता ही नहीं है कि प्रदूषण होता क्या है, पानी हम वही पिए जाते हैं, हमारे लोग जो झरनों से पानी पी रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन टू आवर हेल्थ एंड द इकोसिस्टम इज ह्यूज। द विक्टिम्स आर जनरली द पुअर और सोशली वल्नरेबल कम्युनिटीज and the end result is a high financial burden on the community and finally the government। सरकार पे ही पड़ेगा, कॉलेरा का डिजीजेस का बर्डन बढ़ता जाएगा और बीमारियां जो हैं पानी से रिलेटेड वो बढ़ती जाएंगी। तो विक्टिम्स कौन होते हैं, पुअर, जिनके घर में कैंट प्योरीफायर हेमा मालिनी वाला नहीं होता, वो लोग इसके शिकार बनते हैं। हमारे घरों में तो फिल्टर है, आप लोग कहाँ ये वाला पानी पीते हो। तो ये चीज़ें हैं। वाटर फैक्ट्स, अब फैक्ट्स पे आते हैं थोड़ा बहुत। Globally, over 80% of wastewater generated goes back to the ecosystem without being treated or reused। तो जैसे गंगा का एग्जाम्पल ले लो, वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ का पानी गंगा में जाके नहीं गिरता। तो जो गंदे नाले हैं, यमुना का केस ले लो, वो सारा दिल्ली ने यमुना क्या बना दिया, स्लज रिवर बोला जाता है। तो ये है मतलब जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो भी गंगा में मिक्स हो रहा है, इसीलिए नमामि गंगे प्रोग्राम भी हमारा नहीं चल पा रहा। तो देखिए इंटरनेशनल वाटर डे में अभी वेस्ट वाटर जो थीम रखा गया है, तो डोमेस्टिकली भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमामि गंगे, मैंने आपको बताया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ने को पिछली बार, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अब पढ़ लेंगे, जो अभी सुन रहे हैं वो भी अब पढ़ लेंगे। तो वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजीज क्या है, स्लज होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे ऑपरेट करता है, कौन कौन से जो मतलब गैसेज हैं वो वहाँ से निकलती हैं, कौन से एंजाइम्स उसमें छोड़े जाते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे पढ़ लेना। Another fact is that 1.8 billion people use drinking water contaminated with feces, which increases their risk of contracting cholera और जो diseases हैं टेक्निकल से नेम है dysentery और ये टाइफॉइड, पोलियो etc. Also 663 million people still lack access to improved drinking water sources। तो मतलब इम्प्रूव ड्रिंकिंग, ये वाटर सोर्सेज टैप वाटर बोला जाता है, घर में एक टैप होनी चाहिए हर घर में। तो 663 मिलियन पीपल हैं जिनके पास पानी की सुविधा घर पे नहीं है। अपॉर्चुनिटीज, अब ये बोल रहे हैं, चलो फैक्ट्स देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, ये बोल रहे हैं इसमें भी हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लेते हुए अवधियां देखनी चाहिए। क्या अवधियां हैं, ग्रीन जॉब्स अब पैदा होंगी और ज़्यादा ग्रीन जॉब जनरेट कर सकते हैं। द अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लॉइटिंग वेस्ट वाटर एज अ रिसोर्स आर एनॉर्मस। कैसे, सेफली मैनेज्ड वेस्ट वाटर इज एन अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वाटर। अगर हम वाटर को ट्रीट करें, वेस्ट वाटर को मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट करें, उन्हें मेन जो फ्रेश वाटर की नदियां हैं गंगा जैसी, उन्हें मिक्स ना होने दिया जाए उनमें, इसके लिए यदि हम ये काम करने की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम बचा सकते हैं। इज एन अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वाटर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये जो वेस्ट वाटर है इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। The benefits to our health and in terms of economic development and environmental sustainability, business opportunities and green jobs। business opportunities कैसे, व्यवसाय और नए लग सकते हैं जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे। हेल्थ का हमने देखा कि कॉलेरा जैसे बर्डन कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, ये सब टर्म्स में। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की लंबे समय तक हम पर्यावरण को बचा सकेंगे। फार आउटवे द कॉस्ट ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, तो ये अपॉर्चुनिटीज के वे से इन्हें देखा जाना चाहिए। दृष्टिकोण बदलो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाय 2030 द ग्लोबल डिमांड फॉर वेस्ट वाटर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 50%। ये इतने सारे आंकड़े दिए ना, ये याद कर लेना, वरना 50% भी नहीं आएंगे यूपीएससी में, और 50% यदि आ गए तो आपकी चांदी है मेंस में। मोस्ट ऑफ दिस डिमांड विल बी इन सिटीज, तो शहरों में ही ये सारी डिमांड बढ़ेगी। ग्रो कर रही है 50%। क्या हमारी कंट्री इंडिया इसके लिए तैयार है? पहले आप ये बताओ, छोड़ो उसको, कि वाटर एज अ सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में पाया जाता है।
तो बाकी सब लोग अभी जो नहीं पता लिस्ट क्या कहते हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, टैप के अलावा वाटर कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में पाया जाता है ये बताना है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। उसमें से कौन सी लिस्ट में पानी का जो सब्जेक्ट है वो पाया जाता है। इन लो इनकम एरियाज ऑफ सिटीज, टाउन्स विद इन डेवलपिंग कंट्रीज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द सरफेस वाटर ड्रेन। तो वेस्ट वाटर जो है सरफेस वाटर ड्रेन में ही चला जाता है, तो उसके चलते क्या होता है, पानी को ट्रीट करना और मुश्किल। विदाउट और विद लिमिटेड ट्रीटमेंट, तो मतलब बिना किसी ट्रीटमेंट के ही हम उसे मिक्स कर देते हैं उसमें। तो क्या है कि जो विकसित कंट्रीज हैं, तो हमें समझने की जरूरत है, वहाँ पे जो गटर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं। यदि आप कपड़े धो रहे हो उसका पानी अलग जाएगा, तो यदि टॉयलेट्स का पानी है वो पानी अलग जाएगा, और यदि नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो जहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं, किचन का जो पानी है वो अलग जाएगा। हमारी कंट्री में क्या है, कोकटेल बनाई जाती है इनकी, मॉकटेल, मतलब सारा कुछ इसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो उसे ट्रीट करना सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। सर्फ भी उसमें, सारा जो फीकस जो भी कंटेंट है टॉयलेट का वो भी उसमें, और जो डिश वॉशिंग है वो भी, सारा जो वाटर है वो एक ही जगह मिक्स हो जाता है, जिसके चलते हम लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हो, सारा कुछ मिक्स कर देते हो, हिस्ट्री में पॉलिटी घुसा दी, पॉलिटी में आर्टिकल हिस्ट्री के घुसा दिए, और बन गया आपका कॉकटेल। तो ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड किया करो, एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट थोड़े स्ट्रक्चर्ड वे में उसे पढ़ने की कोशिश करो। In low income areas of cities, towns with developing countries, a large proportion of waste water is discharged directly. तो ये पॉइंट याद रखना। ट्रेडिशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में नॉट रिमूव सर्टेन पॉल्यूटेंट्स। तो जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं आपको वो स्टडी करने होंगे। वेस्ट वाटर यदि थीम है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप नेशनल लेवल पे उसे स्टडी करोगे कि क्या क्या प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे। इन इंडिया अबाउट 29,000 मिलियन लीटर्स पर डे MLD of waste water is generated from class 1 cities like Mumbai, Delhi, and class 2 towns लाइक कह लो कि चंडीगढ़ है, जयपुर है, ये सब टाउन्स है, ठीक है। आउट ऑफ विच अबाउट 45% ऑफ यू कैन से अबाउट 13,000 मिलियन लीटर्स पर डे इज जनरेटेड फ्रॉम मेट्रो सिटीज अलोन। सो ये पंगा है। अ कलेक्शन सिस्टम एग्जिस्ट फॉर ओनली 30% of wastewater through sewer lines, while treatment capacity exists for about 7,000 million liters per day. Waste कितना करते हैं हम, 29,000, treatment facility कितनी की है, 7,000, बाकी कहाँ जाता है, यमुना में चला गया और नदियों में चला गया। इंडस्ट्रियल वाटर कंजम्पशन अकाउंट्स फॉर 22%। इंडस्ट्रीज में जो हमारे व्यवसाय हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे 22% पानी यूज होता है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया डिस्चार्जेस अराउंड 30,730 लीटर मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ इफ्लुएंट्स, मतलब इतना जो प्रदूषण ये क्रिएट करते हैं, विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट इनटू वाटर बॉडीज, गंगा जैसी नदियों में और नदियों में इन्हें बहा दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स आर नॉट परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टोरिली ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो जो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो फैक्ट्रीज में लगाए जाते हैं, कि पहले क्या करा जाता है, यहाँ पे एक थोड़े सा बांध बना देते हैं, ये फैक्ट्री से कचरे भरा पानी आया मोबिल ऑयल वाला, उसे यहाँ पे थोड़ी देर रोक लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा ये आउटलेट क्रिएट कर दिया जाता है और इस पानी को यहाँ से बाहर की तरफ निकास दे दिया जाता है। तो नॉर्मल ये ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको यहीं पे खाली कर दिया जाता है कहीं एक मजदूर लगा के, और फिर दोबारा पानी को बहने दिया जाता है। तो ये क्या होता है, कई बार इसका पानी जो ओवरफ्लो होता है, ये जो बाहर कचरा रखा गया है बाल्टियां भर भर के, वो भी उसके साथ में बह जाता है। तो कोई साइंटिफिक वे से हम लोग पानी में ये जो प्रदूषित ये रासायनिक जो पदार्थ हैं उन्हें रोकने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। इंडिया विद 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 4% ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज and 2.4% of land area extracts water significantly for various developmental purposes. काफ़ी ज़्यादा विकास के कारणों के लिए हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। Hence the water flow or the storage capacity of water bodies has declined substantially, adversely affecting their water assimilation. तो जो पानी उनमें भर के रखा जाता है रेजरवॉयर्स में, वो जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम आ रही है। क्यों? क्योंकि हम इतना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, उनकी भरपाई तो करते नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हम करते ही नहीं है। Past experience shows that significant progress has not been achieved despite legislative, बजाय इसके कि बावजूद इसके कि कानूनन प्रावधान बनाए गए हैं, पॉलिसी बनाई गई है, उसके बावजूद भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। तो ये आप वाला ही हाल है। यहाँ पे भी देखो, प्रोग्रेस के लिए आप चार्ट बनाते हो महीने के एंड में, 22 तारीख आते आते क्या होता है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती। लेजिस्लेशन, बजट सब पास हो जाता है घर से, ये करेंगे, कोचिंग करेंगे, टैब आ जाता है स्टडी के लिए, यूट्यूब का रिचार्ज हो जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, लेकिन काम नहीं होता। यहाँ पे यही पंगा है।
Management strategies, there is sufficient evidence to suggest that the problem, though complex, is solvable, while it is not realistic to aim for zero water pollution. मतलब ये रियलिस्टिक नहीं रहेगा कि आप ये कहते हो जैसे 100% ले आएंगे, वैसे ये कह रहे हैं कि 0% वाटर वेस्टेज तो हो ही नहीं सकता. अ लेवल ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल पॉल्यूशन. अब राइटर यहाँ पे ना खुद ही चोरी करने का स्कोप छोड़ देते हैं कि सरकार को हिदायत तो दे रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं सामाजिक स्तर पे जो एक्सेप्टेबल हो, कि ठीक है इतना ही कर सकते हैं हम. जैसे आप लोग बोलते हैं हम तो 33.3% ही लेके आ सकते हैं, वैसे ही यही बोल रहे हैं कि जो एक्सेप्टेबल रहे कि पास हो जाओगे इतने से, बस उतना काम कर दो, बाकी मत करो. At national and regional levels, water pollution prevention policies should be integrated into non-water policies that have implications on water quality, such as agriculture and land use management. सिंपल सी लाइनें हैं, खुद ही पढ़ सकते हो. वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन की जो उसे प्रिवेंट करने का, पानी का जो प्रदूषण हो रहा है उसे रोकने के लिए जो पॉलिसीज हैं वो इंटीग्रेट करनी चाहिए नॉन वाटर पॉलिसीज. अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि हम खेतों को पानी देते टाइम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं. तो ये फर्टिलाइजर जो पॉलिसी है इसका पानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे इनको दोनों को इंटीग्रेट करना चाहिए, मिश्रित करके पॉलिसी बनानी चाहिए कि बासमती कम होगा, उससे क्या होगा, पानी की खपत कम होगी. चावल यदि हम कम उगाएंगे तो हम ऐसे खाने की ओर स्विच कर जाएं जिसमें कि पानी का मतलब पानी की जो खपत है वो कम होती है. और यदि पानी यूज करना भी पड़ रहा है तो हम फर्टिलाइजर यदि यूज करेंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर लेवल पे, खेती बाड़ी के लेवल पे पानी का पोल्यूशन होगा. लैंड यूज मैनेजमेंट को हमें ऐसा कर देना चाहिए कि पानी का जो मतलब रिश्ता है, जो पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो अपने आप बढ़ने लग जाए. तो इसमें क्या, कहाँ पे बात कर रहा है ये देखिए, लैंड यूज मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए कि जो हम देखते हैं म्यूनसिपैलिटीज में सब जगह क्या हो रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन. ये पेवमेंट बनाई जा रही है, यहाँ पे टाइलें लगा दी जाती हैं. तो जब बारिश आती है उसके दो नुकसान है, एक तो सड़क है जो उस पर पानी खड़ा रहता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट होते हैं वो अलग चीज़, किसी का पाँव फिसल गया, साइकिल वाले को पानी में धकेल दिया कार वाले ने, वो चीज़ें अलग. जो सड़क है उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है. पहले क्या होता था, यहाँ पे आप हरी भरी घास में चलते हुए जाते थे, ठीक है, तो वो वहाँ से पानी भी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता था. तो ग्राउंड वाटर का जो स्तर है, जो ज़मीनी पानी का स्तर है वो भी बढ़ता था. अब क्या हो गया, एक तो ये पानी जो है वेस्ट वाटर है, यहाँ पे गटर्स बना दिए गए हैं, आउटलेट्स बना दिए गए हैं, सीवरेज बना दिया गया है, उसमें पानी बह बह के कहाँ जाता है, फिर नदियों में चले जाता है. तो उससे बेहतर यही था ना कि ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया है, जो सीमेंटाइजेशन किया गया है, उसकी जगह हम कच्ची धरती को ही रहने देते, ताकि पानी भी उसमें रिस जाता और हरी भरी वहाँ पे खेत खलियान, मतलब जो भी पेड़ पौधे लगाने थे वो भी लगा सकते थे. तो यदि आप अच्छी अच्छी सिटीज़ में देखो, अभी भी इतने बड़े स्तर पे कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं करा गया है. तो ये चीज़ें हैं. ट्रेड, इंडस्ट्री, एनर्जी, ऐसी पॉलिसीज़ को, अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को इसके साथ में डोवटेल करना चाहिए वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन पॉलिसीज़ के साथ में. वाटर पोल्यूशन शुड बी मेड अ पनिशेबल ऑफेंस. तो यदि कोई ऐसे नल खुला छोड़ के चला जाता है, या कोई भी गाड़ी धो रहा है, चंडीगढ़ में ऐसे प्रावधान है, यदि आप गाड़ी धो रहे तो आपका नेबर अगर कंप्लेंट कर दे तो मतलब लग गई पेनल्टी. तो ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए. तो मतलब कि ओवर वाटर यूसेज नहीं करने देना चाहिए लोगों को. तो इफेक्टिवनेस एंड पावर ऑफ पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल शुड बी कंसीडर्ड. मतलब यहाँ पे हमें ये जो पॉलिसी है वो पॉल्यूटर पे की, जो भी प्रदूषण पानी का करेगा उसको पे करना पड़ेगा, ये यहाँ पे अप्लाई करा जाना चाहिए पुरजोर, मतलब पूरी तरह से. Various policies, plans and strategies to protect water should be participatory, allowing the consultation between government, industry and public. अब यदि देखिए, अब जो मैंने कहा कि यदि कोई कार धो रहा होता है तो उस पर पेनल्टी लगा दी जाती है, ठीक है. यदि कोई फालतू में कुछ और पानी का मिसयूज़ कर रहा है तो उसको पार्टिसिपेटरी बनाना चाहिए. यदि आप एक वे में पेनल्टी लगाओगे तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की चुगली जेलसी के चलते तो करेगा, लेकिन अगर मान लो चौथा पड़ोसी है, दूसरा नहीं है, तो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा. लेकिन यदि ये आपस में पार्टिसिपेशन के जरिए एक दूसरे पे चेक रखेंगे तो चौथा पड़ोसी खुद कार कभी धोने की हिम्मत ही नहीं करेगा, क्योंकि आपसी समझौते में दोनों ने एक कॉमन पार्क में बैठ के ये तय किया है कि पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो ये मुद्दा है यहाँ पे. मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या लगा, एट लोकल लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग enables the community to make decisions. लोकल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए. क्या कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए भाई, जैसे कि बारिश आ रही है या कोई चीज़ है, वहाँ पे लोगों को आप मतलब लोगों को जागरूक करो इस बारे में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ताकि लोग बारिश के सीज़न से पहले जो भी ये पाइप्स हैं जिनके जरिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ से पानी भर के इस नाले में जाएगा और इस
होल के थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने लगेगा। तो लोग जो हैं खुद चेक करें कि इनमें ब्लॉकेज तो नहीं है बारिश के सीजन से पहले, ताकि ना तो सड़क पे पानी इकट्ठा हो और ना ही ये पानी वेस्ट जाने पाए, इसे ट्रैप कर लिया जाए। ये चीज़ें हैं। मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजीज सच एज एनवायरमेंटल टैक्सेस, पॉल्यूशन लेवीज एंड ट्रेडेबल परमिट्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। कि परमिट होने चाहिए, ये सब मतलब अभी इंडिया काफ़ी दूर है इन सब चीज़ों से, तो लिखने के लिए ये अच्छे हैं। इंसेंटिव मैकेनिज्म सच एज सब्सिडी, सॉफ्ट लोन्स, टैक्स रिलैक्सेशन शुड बी इंक्लूडेड इन इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन मैनेजमेंट डिवाइसेज। तो ये जो छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं उन लेवल पे लोन्स देने चाहिए 18,000 का, 20,000 का, कि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, यहाँ पे छोटा पॉल्यूशन मैनेजमेंट डिवाइस लगाओ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और इंसेंटिव कैसे दिया जाना चाहिए, तो जो हमारा जो वाटर का बिल आता है वो क्या आता है, कितना भी पानी खपत करो बिल आएगा 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उसे यूनिट प्राइस कर देना चाहिए, जैसे बिजली के केस में है। तो लोग जैसे अभी अपने घर में आप लोग क्या करते हो, ट्यूबलाइट बंद कर देते हो, वैसे ही यदि एक बूंद भी पानी बह रहा होगा ना तो पहले दिन टैप ठीक हो जाएगी। अभी क्या होता है, चल रही है तो चलने दो, नींद में गए टूथब्रश करके आया और टैप खुली छोड़ा है, तो ऐसा काम नहीं होगा तब। In industrial pollution management, technological attempts should be made through cleaner production technology. Sophisticated pollution management developed overseas should be introduced. मतलब sophisticated pollution management technology है, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था Amazon river है, Thames है, तो ये भी बहुत ज़्यादा polluted हो गई थी। उसके बाद भी इन्हें कैसे rejuvenate किया गया, कैसे इन्हें उभारा गया दोबारा से, वो चीज़ें आपको भी स्टडी करनी चाहिए अपने एग्जाम्पल्स देने के लिए। जब कोई ऐसे लिखोगे या क्वेश्चन लिखोगे, ऐसे सिर्फ ये सब लिख के आ जाओगे तो क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। सो ये है। एंड द यूज ऑफ नेचुरल डाइज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैन रिड्यूस द पोल्यूशन लोड कंसिडरेबली। तो ये सब प्रावधान सरकार को उठाने चाहिए या लोगों को मतलब ये करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। सिंस फ्रेश वाटर इज इंक्रीजिंगली गेटिंग स्कार्स, वेस्ट वाटर जनरेटेड इन अर्बन एरियाज कैन बी यूज्ड फॉर सब अर्बन एग्रीकल्चर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वेस्ट वाटर जो है उसे चलो आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करो, गाड़ी धोने के लिए भी नहीं करो, एग्रीकल्चर में कर लो। इंडस्ट्री एंड इवन सैनिटेशन एंड सर्टेन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे पेड़ पौधों को पानी देना है, अब पेड़ पौधे भी जरूरी हैं, उनको पानी देने के लिए ये पानी 2 पाइपलाइन आनी चाहिए, एक तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए और दूसरा ये सब कामों के लिए, सफाई और ये सब कामों के लिए। किचन की टैप अलग होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ों की टैप में जो है वो ट्रीटेड वाटर हम दे सकते हैं, फ्रेश वाटर सिर्फ पीने के पानी के लिए। वेस्ट वाटर नीड नॉट बी अ बर्डन एनी लॉन्गर बट एन एसेट इंस्टेड। तो ये सिर्फ हमें इसे बर्डन के वे से नहीं देखना चाहिए कि ये तो एक भार है सरकार पे, भार समझ के हम इन्हें नदी नालों में बहा देते हैं तो नदी नाले और पॉल्यूटेड हो जाते हैं। हमें इसे ये एक पूंजी समझना चाहिए और पूंजी समझ के इसका यूज़ करना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं, एडिटोरियल लास्ट है ये, ईरानियन प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन। देखिए 2 गुट हैं ईरान में, 2 गुट थे इलेक्शन से पहले, एक हार्डलाइनर्स और एक मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स मतलब जो कट्टर रुख नहीं अपनाते, तो हसन रूहानी जो थे वो मॉडरेट ग्रुप से थे, और हार्डलाइनर्स क्या है कि मतलब इस्लाम और ये जो पुराना जो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो वाले एलिमेंट के जो दूसरे कैंडिडेट थे, तो वो हार गए हैं और ये दोबारा जीत के आए हैं। तो इनका प्रोग्रेसिव एजेंडा रहता है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ईरान को लेके जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डीलिंग करेंगे। जो हार्डलाइनर्स हैं वो क्या करते हैं कि नहीं, ईरान अपने आप में खुश है, हमें किसी से वार्तालाप नहीं करना, हमें किसी से डीलिंग नहीं करनी, बुर्का बैन और ये सब चलते रहेगा। The thumping victory of Hassan Rouhani, who had sought re-election on a platform of moderation and engagement with the outside world, is a strong endorsement by the Iranian people for political change. तो ईरान के लोग हैं वो भी आयतुल्लाह का जो रूल चल रहा है उससे मतलब इतना ज़्यादा खुश नहीं है, वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल चेंज होना चाहिए टूवर्ड्स प्रोग्रेसिविज्म, मतलब थोड़ा तरक्की होनी चाहिए, हम लोग भी वो लोग भी विकसित होना चाहते हैं। ही वन ऑफ द मोस्ट पॉलराइज्ड इलेक्शंस। तो इस बार जो इलेक्शन था काफ़ी मतलब कह लो नेक टू नेक फाइट थी। तो इन ईरान रीसेंट हिस्ट्री, तो पहले ऐसा इलेक्शन बहुत पहले देखने को मिला था, अभी बहुत ज़्यादा पोलराइज इलेक्शन था। वन इन विच द क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट बैक द कैंडिडेट। तो जो क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट थी, तो मतलब जो क्लरिक्स हैं वहाँ के, जो कट्टर लोग हैं जिनके कहने पे जनता भी वोट करती है, उन्होंने एक कैंडिडेट को बैक किया, इनको नहीं बैक किया था, इनको सपोर्ट नहीं किया था, किसी दूसरे कैंडिडेट को, अगेंस्ट अ सिटिंग प्रेसिडेंट। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सत्ताधारी राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा था कि वोट किया जाए। द हार्डलाइनर्स रैलीड बिहाइंड इब्राहिम रईसी। तो जो ओपोनेंट थे हसन रूहानी के, उनका नाम है इब्राहिम रईसी, हु चैलेंज्ड मिस्टर रूहानीज इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इन्होंने हसन रूहानी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको चैलेंज किया। स्लैम्ड हिज आउटरीच टू द वेस्ट, मतलब जो ये वेस्ट के साथ में, यूएसए के साथ में संबंध बढ़ा रहे हैं ईरान के,
उनको भी क्रिटिसाइज किया एंड इवन फ्लंग करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, उनके भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए ये सब। स्टिल मिस्टर रोहानी हैज वन 57% वोट अगेंस्ट मिस्टर रैसीज 38.5%। तो आप गैप देख रहे हो कि इतने गैप से ये जीत के आए। तो इसका मतलब क्या है, पीपल वांट पॉलिटिकल चेंज फॉर टुवर्ड्स प्रोग्रेसिविज्म। तो ये है यहाँ पे। दूसरा, चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशंस। चलो अब जीत गए, हार्ड लाइनर्स को हरा दिया, अब क्या करेंगे। इन द फर्स्ट टर्म मिस्टर रोहानी ने काफ़ी मतलब ध्यान से फूक के कदम रखे। हिज फोकस वाज देन, अब उनका फोकस क्या था, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस पे। 2015 अक्टूबर में फ्रेंड्स बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में न्यूक्लियर डील साइन करी गई, जिसके अंतर्गत ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर वेपन्स वो डेवलप करना चाहता है, उसकी जो पेस है, उसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई कि अब से 20 साल के बाद वो जाके बना पाएगा न्यूक्लियर वेपन्स। तो पूरे वेस्ट एशिया में सुकून था। सऊदी अरेबिया, हमने सुबह बात करी न्यूज़ एनालिसिस में, सऊदी अरेबिया भी खुश और आसपास के इजराइल जैसे देश भी खुश। लेकिन इजराइल ने ये कहा कि आपने ये जो डील करी है इससे हम नाखुश हैं, इसलिए क्योंकि सूनर और लेटर 2040 तक तो या 50 तक तो ईरान के पास में वेपन्स आ जाएंगे। तो ये जो वेस्ट एशिया में जो बैलेंस है सऊदी अरेबिया एक तरफ, ईरान एक तरफ और इजराइल एक तरफ, तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ईरान के पास में ही वेपन्स होंगे कहने को। वैसे तो कहा जाता है कि इजराइल के पास में भी यूएसए ने वेपन्स दे रखे हैं, लेकिन इजराइल इन पे दबदबा बनाने के लिए ये बोलता है कि मेरे पास कोई वेपन्स नहीं है। और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान से बढ़ चढ़ के ये सहयोग ले रहा है, तो डिक्लेयर ये कोई नहीं कर रहा है। इस ऐसे अवस्था में सिर्फ ईरान था जिसके पास में ये वेपन्स नहीं थे, और ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स जो प्रोग्राम था वो डिस्क्लोज हो गया, वो खुलासे में आ गया। इसके चलते ईरान पे यूएसए ने सैंक्शंस लगा दी। ये सैंक्शंस हटने के बाद ईरान में जो खाने की आपूर्ति होने लगी थी वो पूरी होने लगी एंड ही वॉज अवर्स टू अपसेटिंग द कंजर्वेटिव एस्टेब्लिशमेंट। तो जो वहाँ के कंजर्वेटिव लोग थे ईरान के डोमेस्टिकली, जो आयतुल्ला ग्रुप है, ये जो क्लरिक्स हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इसी के चलते वो काफ़ी फूक के कदम रख रहे थे पहले अपने टर्म में, पहले कार्यकाल में। हिज रिकॉर्ड इन ऑफरिंग मोर सिविल लिबर्टीज फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो उन्होंने पहली कार्यकाल में भी अपेक्षाएं तो काफ़ी जगाई यूथ के अमंग, जो नई पीढ़ी है उसके दरमियान ये काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ा दी कि सिविल लिबर्टीज़ दी जाएंगी, आपको हक दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे। जैसे आप लोग इंडिया में फ्री इंटरनेट और फ्री यूट्यूब के चैनल सुनते हो, वैसे सब कुछ भी बोलने का मन करता है आप लोग बोलते हो। आर स्टिल वेटिंग फॉर मीनिंगफुल चेंजेस। अब वो जो नई पीढ़ी है वो अभी तक इंतज़ार में है कि ये कब चेंजेस होंगी जिन्हें कि चेंजेस कहा जा सके। इन अ क्लर्जी डिफाइंड सोशल ऑर्डर, तो वहाँ पे क्लर्जी हैं, क्लर्जी का रूल चलता है, उनके कहने पे ही सब कुछ होता है। द रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियंस हु वर पुट अंडर द हाउस अरेस्ट, कुछ ऐसे रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियंस थे जिनको हाउस अरेस्ट के अंदर रखा गया था 2011 में, अभी तक भी उन्हें फ्री नहीं करा गया। क्यों? हसन रूहानी तो चाहते हैं उन्हें फ्री कर दिया जाए, लेकिन जो ये क्लर्जी लेड जो फोर्स है, मतलब जो उनके ऊपर दबाव है क्लर्जी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब जो बेरोजगारी है, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगाई हुई थी इतने साल से, जिसके चलते कोई भी ईरानियन कंपनी किसी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से व्यापार नहीं कर पा रही थी। उसके चलते क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट थी। अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से प्रॉब्लम जो है बेरोजगारी की वो सॉल्व नहीं हुई है। नाउ दैट न्यूक्लियर डील इज डन एंड ही हैज गॉट अ सेकंड टर्म, अब दूसरा कार्यकाल भी मिल गया है, न्यूक्लियर डील भी खत्म हो गई। इट इज टाइम फॉर मिस्टर रूहानी टू एक्ट बोल्डली। अब उन्हें अब फूक के कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेखौफ अपने एजेंडे को जो है अंजाम दे सकते हैं। ये सब काम जो पेंडिंग रह गए हैं उन्हें कर सकते हैं। इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट रेडिकल चेंजेस इन अ सोसाइटी दैट इज टाइटली कंट्रोल्ड बाय आयतुल्लाज। अब जो आयतुल्ला जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, एकदम से तो चेंजेस आ नहीं जाएंगी। दो द प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिशियल ऑफ द रिपब्लिक, रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम लीडर, जिनका अभी नाम है आयतुल्ला खमेनेई। तो उनके हाथ में पावर है, तो वो जो कहते हैं वैसा लोग मानते हैं, क्योंकि रिलीजियस डॉक्ट्रीन मतलब उनके हाथ में है। जो फतवा जैसे जारी किया जाता है वैसे वहीं से आदेश जारी होते हैं कि ये हमारे राष्ट्रपति होंगे या ऐसा ऐसा होगा। अब एनी अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रैपिड चेंजेस, यदि एकदम तेज रफ्तार से बदलाव लाए जाते हैं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। कहाँ से? जो कट्टरवादी पंथा है वहाँ पे। बट द प्रेसिडेंट्स कैन परस्यू अ ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म एजेंडा। ग्रेजुअलिस्ट मतलब जैसे आप बोलते हो धीरे धीरे तैयारी करें, एक दिन तैयारी करेंगे तो बीमारी पड़ जाएंगे, वैसा वाला फंडा है। अदर ओवर द ईयर्स ईरानियन सिविल सोसाइटी वर्किंग विद सेवरल कॉन्स्ट्रेंट्स, ईरानियन जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओ हैं या कुछ भी हैं, वो काफ़ी जो मतलब बांध के अंदर काम कर रहे हैं, काफ़ी लिमिटेड दायरे में वो काम कर पा रहे हैं। हैज़ केप्ट द मॉडरेट करंट,
तो जो ये मॉडरेशन की हवाएं चल रही हैं, जो प्रोग्रेसिव हवाएं चल रही हैं, दैट पावर्स दिस रिफॉर्म एजेंडा अलाइव, तो उसे जीवित रखने में जो रिफॉर्म एजेंडा है कि सिविल लिबर्टीज दी जाएं, जो हाउस अरेस्ट में उन्हें छोड़ दिया जाए, ये सब जो हवा चल रही है वो मॉडरेट, ये जो सिविल सोसाइटी है, बावजूद इसके कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस के अंदर काम करना पड़ रहा है, फिर भी वो इस हवा को जीवित रखे हुए हैं। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू सेवरल अदर कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की और कंट्रीज़ क्या हैं देखिए आप, इजिप्ट देख लीजिए, टर्की देख लीजिए, सऊदी अरेबिया देख लीजिए, वहाँ पे विमेन को, मतलब जो महिलाएं हैं उनको ड्राइव नहीं करने दिया जाता, और बुरका और ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। वेयर इलेक्शन आ रहा शैम, वहाँ पे इलेक्शन क्या है, एक फॉर्मेलिटी है कि ठीक है इलेक्शन करा दिया और जो चाहेंगे आयतुल्ला जैसे जो लोग हैं, जो वहाँ के रॉयल प्रिंस हैं, वही इलेक्शन मतलब वही जीत के आते हैं और उन्हें नया प्रिंस को नया किंग बना दिया जाता है, ये सब चल रहा है। एंड डिसेंट इज़ अ क्राइम, यदि आप वहाँ पे किंगडम के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो वहाँ पे उसे अपराध माना जाता है। मिस्टर रूहानीज बिगेस्ट चैलेंज इज टू रिस्पॉन्ड टू दिस करंट कंस्ट्रक्टिवली। अब ये जो हवा चल रही है इसको काफ़ी अच्छे से इन्हें रिस्पॉन्ड करना होगा बाय लॉन्चिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स एट होम दैट ऑफर मोर सिविल लिबर्टीज एंड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो चलो ये तो हो गई एडिटोरियल की बात। एडिशंस फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, यूएस प्रेसिडेंट्स एंटी इस्लाम स्टैंड्स इन सऊदी अरेबिया मीट। तो आज हमने सुबह लेक्चर में देखा था वीडियो सेशन में कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बार बार ये कह रहे हैं ईरान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इसके चलते क्या है, दोबारा से सैंक्शंस का थ्रेट दिया जा रहा है, दोबारा से खतरा मंडरा रहा है ईरान के ऊपर। तो ये जो हसन रूहानी अब जीत के आए हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। इन्होंने एक डील साइन करी, अभी वो डील के भी खटाई में जाने के पूरे चांसेस हैं यदि डोनाल्ड ट्रंप ही रहे और यूएस के राष्ट्रपति की जिम्मेवारियों को ना समझ सके। ये चीज़ है, माइट एग्रावेट दी हार्ड लाइनर्स प्रेशर ऑन रूहानी। अब दोबारा से जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, उनका प्रेशर रूहानी पे बढ़ सकता है। इफ़ ही इज़ अनेबल टू कीप द इंटरनेशनल थ्रेट्स, जो कि यूएसए से आ रहे हैं, सैंक्शंस के खतरे हैं, अगर उन्हें दूर नहीं रखा गया, हिज एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेसिव डोमेस्टिक चेंजेस विल बी अफेक्टेड। तो इनकी जो काबिलियत है कि मतलब नए नए चेंजेस लेके आएंगे, मॉडरेट्स को खुश रखेंगे, वो सारा एजेंडा जो है वो दोबारा से तहस महस हो जाएगा। तो ये आज के एडिटोरियल्स थे फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अनाउंस किया, कल से ये एडिटोरियल्स एटलीस्ट आप अनअकैडमी पे देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस टाइम।